तो आज के इस वीडियो में मैं हाल ही में HBO मैक्स पे रिलीज हुई और हॉटस्टार पे रिलीज हुई एक पोस्ट अपोकलिप्टिक ड्रामा सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज का नाम है लास्ट ऑफ अस और इस वीडियो में मैं सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगा। सीजन 1 को मैंने पहले ही 2 साल पहले एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पहले उसे देख ले, उसके बाद सीजन 2 को कंटिन्यू करें, क्योंकि जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ बिल्कुल वहीं से सीजन 2 कंटिन्यू हुआ है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा था कि जोल और एली जैक्सन वायोमिंग शहर पहुंच जाते हैं और एली उसे पूछती है, कसम खा के बोलो कि तुमने जो फायरफ्लाइज के बारे में कहा था वो सच है। जोल कहता है वो सब कुछ सच था। फिर एली अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। इसके बाद हम मिलते हैं एबी और फायरफ्लाइज के बाकी कुछ मेंबर्स से, जिनमें के मेल, ओवेन, मैनी और नोरा होते हैं और वो सभी लोग अपने करीबी लोगों को खोने का दुख मना रहे थे। और उनमें से एक डॉक्टर जेरी एंडरसन भी है, जो कि एबी के पापा थे। मैनी पूछता है कि आखिर जोल ने इन लोगों को क्यों मारा। नोरा कहती है क्योंकि ऐसी अफवाहें सुनने को मिली है कि उसके पास कोई बच्ची थी जिसके मदद से वैक्सीन बन सकता था। मेल पूछती अब करना क्या है, बाकी फायरफ्लाइज को ढूंढना होगा हमें। ओवेन कहता है कि एड का एक भाई है जो सियाटल में रहता है, वहाँ वो यूनिट चलाता है और उसका नाम आइजैक है, हम सब उसके पास जा सकते हैं। एबी बोलती है जोल को बिना ढूंढे नहीं, पहले हम उसे ढूंढेंगे। ओवेन पूछता है हम उसे कैसे ढूंढेंगे। एबी बदला लेने के लिए पागल हो चुकी थी, लेकिन वो लोग उसे समझाते हैं कि उन्हें फिलहाल सियाटल जाना चाहिए, शायद वहां से उन्हें कुछ मदद मिल जाए और वो उसकी मदद जरूर करेगा जोल से बदला लेने में, और वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। अब कहानी जाती है 5 साल के बाद और हम एली को देखते हैं एक आदमी के साथ लड़ते हुए। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सरवाइव करने के लिए बहुत बुरी तरह लड़ रही है, लेकिन आखिर में वो उस आदमी को जो कि उसके डबल साइज है उस पर हावी हो जाती है। फिर वहां पर जैसी नाम का लड़का आता है और एली को रुकने को बोलता है, नहीं तो वो तो उस मुश्तंडे को मार ही डालेगी। जैसी उसे कहता है कि उसने उस आदमी को पहले ही समझा दिया था एली को हल्के से मारने, नहीं तो जोल को जवाब देना पड़ता है। एली गुस्सा हो जाती है और जेसी से कहती है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। फिर वो बाहर आती है और हम जैक्सन वायोमिंग शहर का नजारा देखते हैं। कम्युनिटी में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। जोल को देखते हैं जो कि ब्रेकर्स ठीक कर रहा था। तभी वहां पर डीना नाम की लड़की आती है और जोल से कहने लगती है कि मेन लाइन काम नहीं कर रहा क्योंकि वो जगह जड़ों से भर चुकी है, सुपरवाइजर अपना काम नहीं कर रहा। जोल उसे कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में बाहर जाता हूँ। फिर वो उस ब्रेकर्स के बारे में बताने लगता है और डीना उससे पूछती है कि आखिर एली आपसे गुस्सा क्यों है। जोल पूछता है एली ने तुम्हें बताया होगा कि वो गुस्सा क्यों है, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। डीना कहती है नहीं, एली ने मुझे कुछ नहीं बताया। जोल कहने लगता है कि वो 19 साल की हो गई है और मुझे तो पेरेंट्स बनने का कोई तजुर्बा है ही नहीं, हमारे बीच कोई रिश्ता है भी नहीं, इसलिए कुछ ठीक नहीं रहता, पर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो डीना से कहता है तुम जाकर बाहर काम करो, मेन लाइन ठीक करो। और जब वो जाने लगती है तो जोल डीना से कहता है कि मैं थेरेपी ले रहा हूँ, इस बारे में किसी को बताना मत। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो कि जोल के भाई टॉमी के साथ क्लिकर्स को शूट कर रही थी और वो एक क्लिकर को मार भी देती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। एली देखती है वह बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, मगर टॉमी उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो एली से कहता है कुछ वक्त के लिए तुम पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाओगी, तुम यहीं पहरेदारी करोगी। एली कहती है पर क्यों, पूरे वक्त फेंस के पास खड़े रहना होगा, परेशान हो चुकी हूँ मैं। टॉमी कहता है पिछली बार तुम पेट्रोलिंग के नाम पे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए चली गई थी। एली कहने लगती है पर मैंने वहाँ एक क्लिकर को मारा और यही तो हमारा काम है। डीना कितने नियम तोड़ती है लेकिन उसे तो कोई कुछ नहीं बोलता। टॉमी उसे समझाता है अब मेरी बात मान भी लो, तुमसे तो कोई जीत भी नहीं सकता। मगर एली फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और कहती है कि अगर इन्फेक्ट होने का डर है तो फिर मेरी फिक्र मत करो, ज़ॉम्बीज ने तो मेरे हाथ में काट भी लिया था लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। टॉमी कहता है इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे और आखिर में वो उसे पेट्रोलिंग टीम के साथ जाने के लिए परमिशन दे देता है, मगर वो उसे समझा देता है कि तुम्हें रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। जोल मारिया से बात करता है क्योंकि उनके सेटलमेंट की हालत फिलहाल कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं लेकिन उनके रहने के लिए नई जगह नहीं है, मगर जो घर बनाए जा रहे हैं उसकी मरम्मत भी बहुत कम स्पीड में हो रही है। जोल मारिया से कहता है अगर ऐसा है तो इतने सारे नए लोगों को सेटलमेंट में आने दो ही मत। मारिया कहती है ये डिसीजन मेरा है और ये डिसीजन काउंसिल लेता है और वैसे भी ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। तभी वहाँ मारिया का बेटा आता है और जोल उसे सेटलमेंट का नक्शा दिखाने लगता है। टॉमी वहाँ आता है जो कि मारिया का पति है। जोल जाने लगता है मगर मारिया उसे याद दिलाती है कि याद रखो कि तुम भी कभी यहाँ रेफ्यूजी थे। इसके बाद वो जाता है गेल नाम के औरत से मिलने के लिए। दोनों वहाँ ड्रिंक करते हैं। दरअसल गेल उसकी थेरेपिस्ट है और पेमेंट के नाम पे वो गेल को कुछ पत्तियां देता है और उसके बाद वो टाइमर सेट करती है और बताती है
है कि आज उसका जन्मदिन है, मगर पति के बिना पहला जन्मदिन। जोल कहने लगता है कि एली अब उसके साथ कभी बात भी नहीं करती, बस पूरा दिन गैरेज में बिताती है, उसके साथ रहती भी नहीं और बाहर मुझे ऐसे देखती है जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। डीना एक ऐसी लड़की है जो मुझे समझती है और मुझसे आकर बात करती है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मेरी बेटी है, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं है। गेल कहती है एली भी तो तुम्हारी बेटी नहीं है और वो उसे पूछने लगती है कि ये हमारा 5वां सेशन है, तुम कब तक इस तरीके से कंप्लेंट करते रहोगे? तुम्हारी 19 साल की बेटी वैसे ही कर रही है जैसे कि कोई भी 19 साल की बेटी अपने पिता के साथ करती है और मुझे यहाँ पक्का यकीन है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम जिससे डरते हो कभी ना कभी तुम्हें उसे फेस करना पड़ता है। इसीलिए गेल उसे कहती है मुझे पता है कि वो तुम ही थे जिसने मेरे पति यूजीन को मारा था और इस बात के लिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं था और ये मैं समझती हूँ। शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊँ। क्या तुम्हें कुछ कहना है? कह सकते हो। क्या तुमने एली के साथ कुछ किया है? क्या तुमने उसे तकलीफ पहुंचाया? तो वो खड़ा हो जाता और कहता है मैंने उसे बचाया है। फिर वो चला जाता है। एली से मिलने के लिए डीना पहुंचती है और वो उसे बताती है कि एली आज पहरेदारी के बजाय पेट्रोलिंग के लिए जाने वाली है। डीना जैकेट पहनने में उसकी मदद करती है और वो एली से कहती है कि कल हम जोल के साथ उसकी फेवरेट मूवी देखने जाएंगे। एली कहती है हमें चलना चाहिए। फिर वो और डीना और सेटलमेंट के 3 मेंबर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। जैसी उन लोगों को बाहर जाने से पहले नियम समझा देता है कि बाहर जाने से उन्हें कैसे प्रिकॉशंस लेने होंगे, ज्यादा खतरा नहीं उठाना है और कह देता है कि तुम्हारी पेट्रोल लीडर होगी कैट और उसी के ऑर्डर्स को तुम लोगों को फॉलो करना है। जैसी डीना को हरा और पीला कपड़ा देता है और उन दोनों लड़कियों से कह देता है कि थोड़ा सीरियस हो जाओ। एली को लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में कुछ तो है। खैर अब वो लोग निकलते हैं और रास्ते में डीना एली से बात करती है, पूछती है कि आज रात तुम न्यू ईयर सेलिब्रेशन में आओगी, किसके साथ आओगी? एली कहती है देखती हूँ। डीना कहती है कैट के साथ आ सकती हो, वो भी तो तुम्हारी तरह है, मतलब लेस्बियन है। डीना बोलती है या फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। एली पूछती है लेकिन तुम और जेसी हो ना एक साथ? डीना बोलती है नहीं, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर वो लोग बीच रास्ते में रुकते हैं और उन्हें रास्ते में खून मिलता है। कैट के मना करने के बाद भी दोनों लड़कियां आगे बढ़ती हैं और उन्हें एक बड़ा सा भालू नजर आता है जिसको इन्फेक्टेड ने मार डाला था। फिर वहाँ बाकी दोनों आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो दोनों सुपरमार्केट के अंदर जाके चेक करना चाहते हैं। उन्हें अंदर से 2 क्लिकर्स की आवाज सुनाई देती है। एली दोनों क्लिकर्स को लिपटाने के बारे में सोचती है। डीना उलझन में थी तो एली उसे कहती है तुम चलोगी या कोई मर्द आकर उन्हें मारेगा? ये सुनकर डीना उसके साथ अंदर जाती है और उन्हें सामने क्लिकर नजर आता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग बोतल फोड़ते हैं क्योंकि क्लिकर्स देख नहीं पाते और वो लोग सिर्फ आवाज को फॉलो करते हैं। एली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके गले में चाकू घुसाकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है, लेकिन तभी वहाँ की जमीन धंस जाती है और वो नीचे गिर जाती है। डीना उसे कहती है ऊपर आने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ और कहती है मैं सीढ़ी ढूंढने के लिए जा रही हूँ और तुम यही रहना। तभी एली को नीचे कुछ महसूस होता है और वो अपनी बंदूक निकाल के तैयार हो जाती है और वो देखती है वहाँ पर एक रनर है, एक तरह का ज़ॉम्बी जो उसे ही फॉलो कर रहा था। वो उसके सामने आता भी है, फिर वो छुप जाती है, फिर वो उसके पीछे आ जाती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी पीछे से अचानक उस पर हमला कर देती है। एली ये बिल्कुल समझ नहीं पाती और वो ज़ॉम्बी उसे काट भी लेती है, लेकिन एली उस ज़ॉम्बी रनर को मार डालती है। मगर वो इस बात से हैरान है कि ये ज़ॉम्बी कितने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, बड़े चालाकी से पीछे से हमला करते हैं। डीना वहाँ आती है, पूछती है क्या ये अकेली थी? एली कहती है हाँ, यहाँ और कोई नहीं है। सेटलमेंट वापस आकर वो लोग काउंसिल मेंबर से बात कर रहे थे। बोलते हैं कि कैसे रनर्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं और वो अलग तरीके से इंसानों का शिकार कर रहे हैं। टॉमी उनसे पूछता है आखिर उन लोगों ने अपने कैप्टन की बात क्यों नहीं सुनी? वो दोनों लड़कियां पूछती हैं कि अगर आप और जोल होते तो क्या आप उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए नहीं जाते? टॉमी कहने लगता है हमारी बात अलग है। मैरी उसे पूछती है मगर कैसे? फिर वो दोनों लड़कियों से कहती है कैट से माफी मांगो और जेसी को अपनी रिपोर्ट दो। उनके जाने के बाद काउंसिल मेंबर आपस में ज़ॉम्बीज के बारे में बात कर रहे थे। क्या उनका इंटेलिजेंट होना उनके लिए खतरा है? वो लोग मीटिंग खत्म करके चले जाते हैं क्योंकि 4 घंटे में न्यू ईयर आने वाला है। एली घर पे आके ज़ॉम्बी के बाइट मार्क पे कट लगाती है और फिर उसे सीने लगती है। फिर वो अपने नोटबुक में कुछ लिख रही थी, तभी जोल उसे मिलने आता है और पूछता है क्या तुम न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जा रही हो? मगर एली उसकी तरफ देखती भी नहीं, बोलती है पता नहीं, श्योर नहीं हूँ। जोल वहाँ पर गिटार देखता है, पूछता है क्या तुम इसे बजाती हो? वो कहती है हाँ थोड़ा बहुत। जोल देखता है स्ट्रिंग्स कम है और बोलता है कि कल नया लगा के दे दूंगा। इसके बाद वो जाती है न्यू ईयर सेलिब्रेशन में और वहाँ वो डीना को देख रही थी और उसे देखकर बस मुस्कुराते रहती है। जैसी उसे बात करने आता है कहता है मुझे ये पार्टीज वगैरह नहीं पसंद। एली कहती है मुझे भी नहीं पसंद, आधे नशे में हूँ इसलिए आ गई। वो जेसी से कहती है चिंता मत करो, तुम्हारा और डीना का फिर से पैचअप हो जाएगा। जेसी कहता है अब नहीं होने वाला।
डीना वहाँ आती है और एली को डांस के लिए ले जाती है। दोनों हंसी मजाक करते हैं और ये तो साफ है कि एली डीना को बहुत पसंद करती है। डीना उसे गले लगाती है और एली उसे कहती है यहाँ हर लड़का तुम्हें पसंद करता है। डीना कहती है शायद वो तुम्हें देख रहे हैं क्योंकि वो तुमसे जल रहे हैं। एली कहती है लेकिन वो मुझसे क्यों जलेंगे। डीना उसे किस कर लेती है और उन दोनों को किस करता देख एक बुढ़ा आदमी सेठ कहता है कि ये फैमिली इवेंट है, ये सब बंद करो। दोनों जाने लगते हैं तो वो आदमी सेठ एली को डाइग्स बुलाता है जो कि एक तरह का गाली है माचो लड़कियों के लिए। ये सुनकर एली गुस्सा हो जाती है लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती जोल उस आदमी को धक्का देके गिरा देता है और एली से पूछता है क्या तुम ठीक हो, मगर एली उस पर ही गुस्सा होती है। पूछती है आपने ये क्यों किया, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जोल शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद एली जोल के घर के बाहर आती है मगर वो सीधा वापस गैरेज में चली जाती है। सभी लोग सेलिब्रेशन में लगे हुए थे लेकिन उस सेटलमेंट के सीवेज पाइप में कॉर्डिसेप्स को बढ़ता हुआ देखते हैं जिसके वजह से इस दुनिया का अंत हुआ था। दूसरी तरफ एबी और उसकी टीम जोल के सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। एबी को सॉल्ट लेक सिटी में देखते हैं जो बंदूक लेकर आगे बढ़ रही थी और वो खुद को वहां पे देखती है जो उसे कह रही है अंदर मत जाना, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहती है। अब सुबह में वो नींद से जागती है और देखती है कि वो लोग जोल के सेटलमेंट के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, मगर वो लोग दूर से ही देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं और वो लोग हैरान हो गए थे कि उन्हें पहले लग रहा था कि वो शायद एक छोटा सा सेटलमेंट होगा लेकिन ये तो एक शहर है। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि अंदर जाने के लिए सिर्फ 4 गेट हैं और कोई भी बिना चेकिंग के अंदर बाहर नहीं जा सकता। सभी लोग वेल ट्रेंड हैं और अंदर जाना रिस्की भी हो सकता है। ओवन कहता है अगर हम किसी तरह अंदर चले भी गए तो हमें नहीं पता जोल अंदर होगा या नहीं। एबी प्लान करती है कि वो पेट्रोलिंग यूनिट वालों पर हमला करेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे और पूछताछ करेंगे। ओवन कहता है उसके पास एक और प्लान है लेकिन उसे थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। एबी उसे समय देने के लिए मान जाती है और खुद बाहर निकलती है बाहर का माहौल देखने। मैनी ओवन से पूछता है तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है और कहता है हमें किसी तरह एबी को मनाना होगा कि हमें यहाँ से लौटना है वरना सिर्फ हम लोग मारे जाएंगे। इधर सुबह सुबह जेसी एली को नींद से जगाता है और कहता है सुबह 7:30 बजे तुम्हें पेट्रोलिंग के लिए निकलना है। जेसी पूछता है सुना है कल रात तुमने बहुत मजे किए। एली कहती है डीना ने मुझे किस किया और वो अपने होश में नहीं थी। जेसी कहता है मैं तो जोल के बारे में बात कर रहा था। जेसी एली को बताता है कि उनकी टीम गई थी बाहर, एक जगह उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिले मगर इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है और हो सकता है कि मरे हुए ज़ॉम्बीज के अंदर शायद और भी बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड जिंदा होंगे, शायद 30 या फिर 1000, कोई नहीं जानता। जेसी एली से जोल के बारे में बात करता है मगर एली गुस्सा हो जाती है और कहती है हमारा रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। फिलहाल मैं जा रही हूँ जोल के साथ पेट्रोलिंग के लिए। जेसी कहता है लेकिन वो तो 1 घंटे पहले ही डीना के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकल चुका है, तो मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो, मारिया तुमसे बात करना चाहती है। वहाँ टॉमी सेटलमेंट वालों को बता रहा होता है जब घंटी बजे तो उन्हें क्या करना है, उन्हें बेसमेंट में चले जाना है और तब तक बाहर नहीं आना है जब तक बाहर का माहौल सेफ ना हो जाए। मारिया एली को सेठ से मिलाती है जो कल पार्टी में हंगामा कर रहा था और वो एली से माफी मांगता है, कहता है मैं नशे में था और मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। वो उसे सॉरी बोलता है और वो एली के लिए सैंडविच बना के लाया था, लेकिन एली तो गुस्से में थी। वो बाहर निकल के आने वाले तूफान को देखती है। एबी सेटलमेंट को देख रही थी, तभी वो देखती है कि 2 लोग घोड़े पर बैठकर आ रहे थे। अब इधर तूफान धीरे धीरे करीब आने लगता है, इसीलिए पेट्रोलिंग यूनिट से कहा जाता है तुरंत जैक्सन वापस आने, मगर जेसी और एली काफी दूर जा चुके थे और वो लोग वापस नहीं जा सकते। तो वो लोग घोड़े को अस्तबल में छुपा देते हैं और खुद एक स्टोर में आके रुकते हैं। और उस जगह के बारे में जेसी को यूजी ने बताया था जो अब मर चुका है। जोल को उसे मारना पड़ा, मगर इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। एबी तूफान में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी और तभी वो अचानक ढलान से नीचे गिर जाती है जहाँ के बहुत सारे इन्फेक्टेड दफन होते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है, लेकिन इन्फेक्टेड्स अपने होश में आने लगते हैं। एबी अपनी जान बचाकर भागती है और एक बाउंड्री कूद कर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन इससे पहले वो लोग उसे काटते हैं। जोल आकर उसे बचाता है और उसे भागने को बोलता है और तुरंत वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर आके छुप जाते हैं। डीना भी वहीं पे थी जो जोल को बुला रही थी और जोल नाम सुनकर एबी समझ जाती है कि वो जिसे ढूंढ रही थी वो खुद उसके सामने चल के आया। डीना एबी को देखकर पूछने लगती है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रही हो। एबी कहती है कि मेरे और भी दोस्त है और वो सभी लॉज में है। अगर ज़ॉम्बीज़ यहाँ है मतलब लॉज सुरक्षित होगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। टॉमी को पता है कि सभी लोग सेफ हैं सिवाय जोल और डीना के, जिनका अभी तक जवाब
जवाब नहीं आया। इधर एली अपने बैग में वीड्स और मास्क वगैरह रखने लगती है, लेकिन तभी जेसी को रेडियो से पता चलता है जोल और डीना नहीं मिल रहे हैं। अब ये सुनकर एली टेंशन में आने लगती है और वो लोग तुरंत दोनों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। यहाँ जो लोग सीवेज पाइप को साफ कर रहे थे उन्हें अंदर में कॉर्डिसेप्स नजर आता है। जोल, एबी, डीना अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और हजारों इन्फेक्टेड उनके पीछे पड़े हुए थे। वो तीनों लॉज की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड सेटलमेंट की तरफ जाने लगते हैं और उन इन्फेक्टेड्स को आते हुए देखकर वो लोग घंटी बजा देते हैं और सभी लोग बेसमेंट में जाने की तैयारी करते हैं और हथियार लेकर रेडी हो जाते हैं। और इतने सालों से वो लोग जिस लड़ाई की तैयारी कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। टॉमी और सेटलमेंट के कुछ लोग ताबड़तोड़ ज़ॉम्बी पर गोली चलाते हैं और शहर में आने से उन्हें रोकते हैं, मगर तभी वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज रास्ता बदल लेते हैं और उनके बीच में एक मोटा ज़ॉम्बी ब्लोटर भी था। तब टॉमी को समझ आता है कि वो लोग दूसरे रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग तुरंत शहर के अंदर घुस जाते हैं और शूटर्स ज़ॉम्बीज को गोलियों से मारने लगते हैं, मगर कुछ इन्फेक्टेड बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, जिससे कि बेसमेंट में छुपे हुए लोगों को डर लगने लगता है। टॉमी फ्लेम थ्रोअर से ज़ॉम्बीज को जलाने लगता है और ब्लोटर को अपने तरफ बुलाता है। वो फ्लेम थ्रोअर से ब्लोटर को जलाने लगता है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था, मगर सही समय पे ब्लोटर मर जाता है, जिससे कि टॉमी की जान बच जाती है। एबी जोल और डीना को लेकर लॉज तक पहुंच जाती है। डीना वहां पर एक चिन्ह देखती है और उन लोगों से पूछती है तुम लोग हो कौन। एबी दोनों को अपने टीम से मिलाती है और वो अपने दोस्तों को जोल से इंट्रोड्यूस कराती है और वो लोग डीना को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। जोल समझने की कोशिश करता है आखिर ये लोग कौन है और उसे क्यों बदला लेना चाहते हैं। पूछते हैं तुम लोग क्या हो, फायरफ्लाइज। एबी बोलती है पहले हुआ करते थे, लेकिन अब कोई फायरफ्लाइज नहीं बचा। मेल डीना को बेहोशी का इंजेक्शन देती है, जिससे कि वो 1 घंटे तक बेहोश रहेगी। एबी जोल को याद करने को बोलती है कि आखिर उसने फायरफ्लाइज के साथ क्या किया था। वो उसके पैर पर गोली चला देती है और मेल जोल के खून को रोकने के लिए उसके पैर पे कपड़ा बांध देती है। फिर एबी जोल से पूछने लगती है कि तुमने उस दिन कितने लोगों को मारा था, तुम्हें याद नहीं? तुमने 18 सोल्जर्स को मारा था और एक डॉक्टर को, एक निहत्थे डॉक्टर को तुमने गोली मारी और वो मेरे डैड थे। फिर वो जोल को टॉर्चर करने लगती है और गोल्फ स्टिक उठाकर उसके पैर में मारने लगती है जहाँ उसे गोली लगी थी और उसे मार मार के अधमरा कर देती है। इधर एली अकेले लॉज तक पहुंचती है और वो 2 घोड़ों को वहां खड़ा हुआ देखती है, इसीलिए वो धीरे धीरे अंदर जाती है और जैसे ही वो देखती है एबी जोल को मार रही थी, वो अपना बंदूक निकालती है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं और उसे जमीन पे पटक के उसे पकड़ लेते हैं। ओवेन एबी से कहता है ये सब जल्दी खत्म करो। एली जोल से कहने लगती है उठो, उन लोगों से लड़ो, और बाकियों से कहती है उसे मत मारो, मगर आखिरकार एबी जोल को मार डालती है। एली ये सब देखकर चिल्लाती है और उन सभी से कहती है मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। काम हो जाने के बाद एबी और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। एली रेंगते हुए जोल के बॉडी की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी अटैक के बाद सेटलमेंट का हाल बदतर हो चुका था। टॉमी और उसकी पत्नी मारिया जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन शहर का बहुत नुकसान हुआ। एली, जेसी, डीना जोल के बॉडी को लेकर शहर की तरफ बढ़ते हैं। टॉमी अपने भाई के बॉडी को देखने के लिए आता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर उसके शरीर से खून को साफ करने लगता है और घड़ी में देखता है जो कि टूट चुका था। ज़ॉम्बी अटैक में जितने भी लोग घायल हुए थे सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। एली भी एडमिट थी और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने जोल को देखती है जिसे मार दिया गया था और ये देखकर वो रोती है, जोर जोर से चीखने लगती है। 3 महीने गुजर जाते हैं और शहर के सभी लोग शहर को वापस से दुरुस्त बनाने के लिए लग जाते हैं। जैसी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है और टॉमी उसे देखकर मुस्कुराता है क्योंकि अब जेसी धीरे धीरे लीडर बनने के लिए रेडी हो रहा था। इधर एली आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसके बाद उसे थेरेपिस्ट गेल मिलने के लिए आती है, जिससे कि एली चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि हाँ वो मुझे याद आते हैं और उनके जाने से मैं बहुत अपसेट हूँ। वो आखिरी बार जोल को ठीक से बाय भी नहीं बोल पाई, उससे बात भी नहीं की और इस बात का उसे बहुत अफसोस है। गेल बताती है कि उसने कहा था उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, उसने तुम्हें बचाया। एली कहती है उन्होंने मुझे कई बार बचाया, लेकिन गलत करने का क्या मतलब? एली कहती है मुझे खुद नहीं पता। खैर इसके बाद एली वहां से निकलती और अपने घर जाती है जहाँ के जोल का नाम का मेमोरियल बना हुआ था। बहुत समय के बाद वो अपने घर के एक गराज नहीं बल्कि अंदर आती है और वहाँ वो जोल के चीजों को देखने लगती है। एक बॉक्स में उसकी घड़ी होती है और उसकी बंदूक जिसे वो अपने पास रख लेती है। फिर वो जोल के कपड़ों को पकड़ के रोने लगती है। डीना उसे मिलने आती है एली के लिए कुकीज लेकर। कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो तुम्हें मैंने पहले नहीं बताया। मुझे उन लोगों का नाम पता
है जिन लोगों ने जोल को मारा, और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कहाँ से थे। और वो माफी मांगती है कि पहले वो ये सब एली को नहीं बताई क्योंकि एली की हालत काफी नाजुक थी। साथ ही साथ उनके शहर में कई हफ्तों से फ्यूनरल्स हो रहे थे और अच्छा यही होता कि दुश्मन जहाँ जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए। एली कुकीज खाती है और डीना उन पांचों का नाम बताने लगती है, मगर एली को तो बस एबी के बारे में जानना था। डीना उस दिन उनके बैग में एक चिन्ह देख ली थी और वो ड्रॉ करके एली को दिखाती है। कहती है कि बहुत ढूंढने पर पता चला कि ये लोग फेडरा के खिलाफ लड़ाई करते थे और इनका ग्रुप का नाम वाशिंगटन लिबरेशन फ्रंट है, WLF, जो सिएटल से था। अब इस बारे में वो दोनों टॉमी से बात करते हैं और दोनों उन कमीनों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन टॉमी उनसे कहता है कि शहर के लोग अभी भी सदमे में हैं और ये सही समय नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग बदला नहीं लेंगे, लेकिन हमें सही तरीके से ये करना होगा। मारिया से इस बारे में बात करेंगे और इसके लिए काउंसिल मीटिंग भी होगी। और एली को वो गले लगाता है और कहता है जो लोग मारे गए हैं उन्हें यहाँ से 10 मील दूर दफनाया गया है, चाहो तो एक बार जाके मिल लेना। इसके बाद हम एक ग्रुप से मिलते हैं जिनका नाम होता है स्कार्स। एक छोटी बच्ची कॉन्स्टेंस पूछने लगती है क्या प्रॉफिट हमें जिंदा नहीं रख सकती, तो आदमी उसे कहता है कि 10 साल पहले ही प्रॉफिट की मौत हो गई तो उससे हम मदद क्यों मांगेंगे। मगर वो बच्ची बोलती है कि एजरा ने कहा कि प्रॉफिट अमर हैं, तो वो आदमी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, हम उनकी बातें सुनते हैं लेकिन खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो बन पाए वो करते हैं। कॉन्स्टेंस हथौड़ा देखती है तो पूछती है क्या मैं हथौड़ा रख सकती हूँ। वो उसे छोटा हथौड़ा देता है। वो लोग एक दूसरे ग्रुप से सीटी के जरिए बात करते हैं। अचानक वो लोग छुप जाते हैं। खैर इधर एली खुद को पहले जैसे मजबूत बनाने के लिए खुद को ट्रेन कर रही थी, मगर जैसी उसे कहता है कि तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। जैसी काउंसिल मेंबर में से अब एक बन चुका था और एली उसे पूछती है मीटिंग में क्या होने वाला है, तुम्हें तो पता होगा। वो एली को समझाता है कि तुम काउंसिल के सामने क्या बोलने वाली हो पहले से शांत दिमाग करके पहले उसे कागज में लिख लो और उसे पढ़ो, उसके बाद तुम कल काउंसिल के सामने ये बोलना। एली कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या मैं पागल हूँ। वो कहता है तुम पागल नहीं हो, बस गुस्से में हो और ऐसे लोगों को काउंसिल वोट नहीं देगा जो गुस्से में है। इसके बाद कल काउंसिल मीटिंग बैठती है जहाँ सभी लोग अपने प्रॉब्लम्स बता रहे थे। एक लड़की खड़ी होती है, कहती है जोल के मरने का दुख उसे भी है और वो लोग बदला लेंगे और वो लोग अपने 16 बेस्ट लोगों को भेजेंगे। लेकिन एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, बोलता है कि उन्हें बदला नहीं लेना चाहिए, उन्हें तो हमलावरों को माफ कर देना चाहिए। मगर सेथ जिसका जोल से पंगा हो गया था वो भी खड़ा होकर बोलता है कि उन्हें बदला लेना चाहिए, वरना ऐसे हमलावर आएंगे और उन्हें मार के चले जाएंगे और वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हिसाब तो लेना होगा। एली खड़ी होती है और वो अपना स्पीच पढ़ती है, कहती है कि वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती बल्कि वो जस्टिस चाहती है। सभी की बातों को सुनकर अब काउंसिल अपना फैसला सुनाने वाले थे कि वो लोग 16 लोगों को भेजेंगे सिएटल उनको ढूंढ कर मारने के लिए या नहीं। जिन लोगों ने जोल को मारा 11 काउंसिल मेंबर में से 8 लोग प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि वो लोग बदला नहीं लेंगे। टॉमी गेल से बात करने लगता है और कहता है कि आप तो कुछ महीने बहुत बिजी रही होंगी। गेल कहती है ऐसा लग रहा था कि मुझे खुद थेरेपिस्ट की जरूरत है। फिर वो लोग एली के बारे में बात करते हैं और गेल कहती है वो लड़की बहुत झूठी है, वो बस एक ही इंसान से सच बोलती थी जो अब नहीं रहा। टॉमी कहता है मैं नहीं चाहता कि वो लड़की ऐसे रास्ते में चले जिसमें जोल चल रहा था। गेल पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़की की यह हालत जोल के वजह से हुई है। वैसे भी कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सकता। शाम के समय डीना एली से मिलने आती है और एली अपना मन बना चुकी है कि वो सिएटल जाकर एबी को मारना चाहती है और वो पूरी तैयारी कर चुकी है। मगर डीना कहती है इतना काफी नहीं है। वो मैप निकालती और अपना प्लान बनाने लगती है कि वो लोग किस तरीके से उन लोगों को ठिकाने को ढूंढेंगे और उन्हें क्या क्या लेकर जाना होगा। वो किसी को जानती है जिससे वो सारा सामान जुगाड़ कर सकती है और वो एली से कह देती है कि कल हम सुबह 3 बजे निकलेंगे और गेट पर मिलना। सुबह के 3 बजे जब वो लोग निकलने वाले थे तो सेथ एली को अपना बंदूक देता है और बाकी सारा सामान भी और कहता है 10 मिनट में यहाँ पेट्रोलिंग टीम पहुंच जाएगी, तुम दोनों को निकलना होगा। जाने से पहले वो एली से हाथ मिलाता है। फिर वो दोनों एक घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सबसे पहले वो लोग जाते हैं जहाँ सारे मरे हुए लोगों को दफनाया गया था। वो जोल के कब्र के पास आती है और सामने में जोल का फेवरेट कॉफी रखती है और काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो डीना के साथ अपने जर्नी को कंटिन्यू रखती है। जंगलों से पहाड़ों से होते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं और आपस में बातें करते हैं। डीना एली से पूछती है उस पहले इंसान के बारे में जिसको उसने मारा था। एली कहती है दूसरा वाला याद है, जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। खैर रात में बारिश हो रही थी तो वो लोग जंगल के पास में टेंट लगा के सोते हैं। मगर डीना न्यू ईयर में जो उन लोगों ने किस किया उसके बारे में बात करना चाहती है। एली कहती है मगर तुम तो नशे में थी और इस किस का तो कोई मतलब होगा नहीं। डीना कहती है उसने पहली बार किसी लड़की को किस किया, इसलिए वो जानना चाहती है कि एली का एक्सपीरियंस कैसा था। एली कहती है 6 आउट ऑफ 10 जैसा। डीना नाराज होती है तो एली उसे कहती है कि तुम्हें जेसी के पास वापस लौट जाना चाहिए। डीना कहती है अब ऐसा नहीं होने वाला, आजकल जेसी थोड़ा उदास
उदास रहने लगा है। शायद वो अंदर से ही ऐसा है। और सोने से पहले वो एली से कह देती है कि न्यू ईयर वाली रात वो नशे में नहीं थी। अगली सुबह वो लोग जंगल के रास्ते पहुंचते हैं और उन्हें वहां स्कार्स ग्रुप का एक आदमी मरा हुआ दिखता है। वो लोग निशान को देखते हैं और सोचते हैं आखिर ये लोग है कौन। वो लोग झाड़ियों के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां और भी डेड बॉडी नजर आती है और वहां वो बच्ची कॉन्स्टेंस भी थी। और एली को लगने लगता है क्या एबी और उसके लोगों ने ऐसा किया है, क्या वो लोग बच्चे को भी मारते हैं। डीना कहती है लगता तो ऐसा ही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो लोग सिएटल से 9 मील दूर हैं। कुछ समय के बाद वो लोग शहर के और करीब पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि शहर कितना सुंदर है, मगर सोचते हैं कि उन पर कोई गोली क्यों नहीं चला रहा। डीना कहती है लगता है यहाँ ज्यादा लोग बचे नहीं है। मैनी उन बड़े बिल्डिंग में से एक में होता है और वहाँ से वो हर जगह पे नजर रखता है। फिर हम WLF आर्मी को देखते हैं और एली उन्हें जितना कमजोर समझ रही थी ये लोग उतना कमजोर नजर तो नहीं आ रहे। कहानी जाती है साल 2018 में और हम सिएटल क्वारंटीन जोन को देखते हैं। एक गाड़ी में कुछ फेडरल सोल्जर्स होते हैं। वो लोग आपस में वोटर्स के बारे में बात कर रहे थे। उनके बीच में सार्जेंट आइजैक होते हैं और वो सभी को बताता है कि अब लोगों को वोटर्स कहा जाता है उनको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी चुनने का अधिकार नहीं है। उनके सामने कुछ लोग नजर आते हैं। आइजैक ड्राइवर से कहता है गाड़ी को चालू रखना। उन्हें लग रहा था कि ये सभी WLF के लोग हो सकते हैं। आइजैक अकेले नीचे जाकर उन लोगों से बात करना चाहता है। बाकियों के मना करने के बावजूद एक औरत सामने आती है। उसका नाम होता है हैनराहन। आइजैक वापस अपने गाड़ी के तरफ आता है और अंदर में ग्रेनेड फेंक कर गाड़ी बंद कर देता है, जिससे कि अंदर सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर वो उस औरत से हाथ मिलाता है और औरत उसे कहती है अब तुम हमारे साथ हो। एक सोल्जर जो अभी भी जिंदा था, आइजैक उसे कहता है तुम किसके साथ हो डिसाइड कर लो। कहानी प्रेजेंट में आती है और एली और डीना को देखते हैं जो कि एक फार्मेसी में आते हैं। डीना को अंदर में कुछ मिलता है जिसे वो एली से छुपा के रखती है। बाहर आती है और कहती है कि हम चलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वो लोग एक जगह पहुंचते हैं और डीना सोचने लगती है कि मैंने सुना था यहाँ पर बमबारी हुई थी, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्हें हर जगह रेनबो झंडा नजर आ रहा था और एक जगह प्राइड लिखा हुआ था। मतलब तो साफ है, लेकिन ये उन दोनों लड़कियों को समझ नहीं आया। उन्हें सामने एक मिलिट्री टैंक नजर आता है और बहुत सारे फेडरल सोल्जर्स मरे हुए थे। एली उतर जाती है देखने के लिए वहाँ कोई हथियार है या नहीं। डीना सोचने लगती है कि ये काम WLF का हो सकता है। एली टैंक के अंदर जाने का एंट्रेंस खोलती है जिससे कि जोर की आवाज होती है। डीना डर जाती है कि कहीं आवाज सुनकर कोई उनकी तरफ आ ना जाए। अंदर में उन्हें 3 कंकाल मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पहाड़ी के ऊपर उन्हें WLF का ठिकाना दिख जाता है और एली अब जाना चाहती है अपना बदला लेने, लेकिन डीना उसे समझाती है कि अगर कोई इतना बड़ा साइन लगा के बैठा हुआ है मतलब कि वो लोग तैयार बैठे हैं और वो ऊंचाई पर हैं, तो मतलब ये है कि वो लोग हमें देख सकते हैं और ये सुबह का समय है तो वो लोग हमें देख भी रहे होंगे, इसीलिए वहां जाना अभी फिलहाल खतरनाक है। रात में जाएंगे। अब समय बिताने के लिए वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर आते हैं और अपने घोड़े को अंदर ले आते हैं। बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड प्लेयर होते हैं। डीना वहां पे ड्रम बजाने लगती है। एली ऊपर आती है तो उसे वहां बहुत सारे गिटार नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे जोल की याद आती है। वो एक शानदार गिटार निकालती है और उसे बजाने लगती है और गाना गाती है। ये देखकर डीना ऊपर आती है और मुस्कुराती है और उसे कहती है मुझे देखकर रुको मत। एली गाते रहती है और डीना बस वहीं बैठकर उसे देखते रहती है और वो थोड़ी भावुक भी हो गई थी और उसके गाने की तारीफ करती है। एली कहती है जोल ने मुझे सिखाया। इसके बाद हम आइजैक को देखते हैं जो कि खाना बना रहा था और उसने स्कार ग्रुप के एक आदमी को पकड़ लिया था और उन लोगों ने उस लड़के को बहुत टॉर्चर किया। उनके प्रॉफिट के बारे में वो कहता है कि वो सिर्फ एक आम इंसान थी। आइजैक एक पैन को गर्म करता है और उसे पूछता है स्कार्स अगला हमला कहाँ करने वाले हैं। फिर वो गर्म पैन उसके हाथ पे लगा देता है जिससे कि वो आदमी चीखने चिल्लाने लगता है। आइजैक उस लड़के पे इल्जाम लगाता है कि वो लोग दूसरे बच्चों को मारते हैं, तो वो लड़का कहता है तुम भी तो ऐसा ही करते हो। आइजैक कहता है क्योंकि हमें करना पड़ता है, हम मजबूर हैं। अब ये बताओ अगला हमला कहाँ होने वाला है। तो वो लड़का कहता है तुम हार जाओगे। आइजैक उसे कहता है हमारे पास ऑटोमेटिक हथियार है, हॉस्पिटल है, तुम्हारे पास क्या है, बस सिर्फ अंधविश्वास पे जीते हो और तुम कह रहे हो हम लोग हार जाएंगे। वो लड़का कहता है तुम्हारे ग्रुप से हर इंसान हमारे यहाँ पर आते हैं और सच्चाई जानकर हमसे जुड़ जाते हैं और एक सेरा फाइट बन जाते हैं। फिर वो अपना दूसरा हाथ खुद आगे बढ़ाता है, लेकिन इस बार आइजैक उस लड़के को गोली मार देता है। बाहर 2 सोल्जर्स खड़े थे। एक सोल्जर डरा हुआ था और दूसरा तो वही है जिसे हमने पहले भी देखा। वो कहता है कि उस लड़के को वही मिला जिसका वो हकदार था। खैर इधर रात के समय एली और डीना WLF के अड्डे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें हर जगह टाइट सिक्योरिटी नजर आती है। वो लोग अंदर जाने का प्लान बनाते रहते हैं और बहुत समय के बाद उन्हें एक रास्ता नजर आता है, तो वो लोग खिड़की के रास्ते अंदर जाते हैं और उन्हें अंदर एक आदमी मरा हुआ मिलता है और
और वो WLF से था। वो लोग और अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग लटके हुए मरे नजर आते हैं। एली सोचने लगती है आखिर ये लोग हैं कौन और यहाँ ये सब क्या हो रहा है। उन्हें दीवार पर खून से एक मार्क बना हुआ मिलता है और लिखा हुआ था फील हर लव। एली समझ जाती है ये मार्क उन्होंने जंगल में भी देखा और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सियाटल में ये सब क्या चल रहा है। तभी उन्हें रेडियो की आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगने लगता है जरूर ये सब होने से पहले किसी ने बैकअप बुलाया होगा। तभी वहाँ कुछ लोग आने लगते हैं और ये देखकर दोनों लड़कियां छुप जाती हैं। WLF के सोल्जर्स अंदर आते हैं और वो लोग अपने ही लोगों को मरा हुआ देखकर हैरान होते हैं। उन्हें पता है ये स्कार्स वालों ने किया है। उनका लीडर सभी को ऑर्डर देता है जो भी नजर आए उसे मार देना, औरत हो या बच्चा फर्क नहीं पड़ता, किसी को बख्शने की जरूरत नहीं। अब वो सोल्जर इधर उधर छानबीन करने लगते हैं। एली बचते हुए इधर उधर छुपने लगती है और एक कमरे में आ जाती है और तभी एक सोल्जर बंदूक लेकर अंदर आता है। एली उस पर हमला कर देती है और डीना वहां पहुंचती है और आखिर में वो दोनों लड़की खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाते हैं, मगर गेट बंद होता है तो वो लोग दूसरे रास्ते निकलने की कोशिश करते हैं और वो लोग एक टनल के रास्ते भाग जाते हैं और एक ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन इससे पहले वो लोग वहां से भागते WLF के सोल्जर पहले ही वहां पहुंच गए थे उन दोनों को ढूंढने, मगर कॉर्डिसेप्स भी वहीं थे। वो चारों तरफ फैले हुए थे और क्लिकर की आवाज उन्हें सुनाई देने लगती है। डीना आवाज सुनकर समझने की कोशिश करती है कि यहाँ कितने ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन वहाँ तो ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड था जो कि सोल्जर्स पर हमला कर देता है और एली और डीना अपनी जान बचाकर एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस जाते हैं जिसके अंदर बस कंकाल भरे हुए थे, मगर ज़ॉम्बी उन तक पहुंच जाते हैं और वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बीज पर गोली चलाते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं और फेंस को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन एक गेट जंग लग जाने के कारण काम नहीं कर रहा था। एक ज़ॉम्बी वहां तक आ जाता है और डीना बाहर ही फंस गई थी और उसे बचाने के लिए एली अपना हाथ सामने कर देती है और ज़ॉम्बी उसे काटती है। दोनों की जान बच जाती है और वहां से वो लोग भाग जाते हैं। डीना हैरान थी कि एली को अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। दोनों एक घर के अंदर आते हैं और डीना उस पर बंदूक तान देती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एली है क्या। एली कहती है मुझे पता है तुम डरी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, और वो उसे कह देती है कि मैं इम्यून हूँ, मैं इन्फेक्ट नहीं हो सकती। डीना बंदूक नीचे नहीं करती क्योंकि उसे लगता है एली कभी भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, मगर एली कहती है मैं ज़ॉम्बी नहीं बन सकती। वो उसे शांत करती है, कहती है मैं वहां जाकर बैंडेज बांध के सो जाऊंगी और तुम्हें अगर मुझसे दूर रहना है तो तुम दूर ही रहना और मुझ पर बंदूक पॉइंट करके रखना, और जब भी मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं गोली मार देना, फिलहाल नहीं, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। कुछ समय के बाद एली सोकर उठती है क्योंकि उसके चेहरे पर पानी गिर रहा था और वो डीना को देखती है और वो डीना को दिखाती है कि देखो मेरा हाथ कांप नहीं रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो पट्टी खोलती है और घाव इन्फेक्ट नहीं हुआ था। डीना ये देखकर हैरान थी। डीना अब थोड़ी शांत हो जाती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो एली को किस करने लगती है, दोनों मजे करते हैं और अगली सुबह एक दूसरे की बाहों में उठते हैं। उसके घाव को डीना देखती है और फिर पुराने बाइट मार्क को देखकर डीना कहती है कि तुमने बताया था कि तुम्हारा हाथ जल गया था। एली कहती है मैंने खुद जलाया था बाइट मार्क्स छुपाने के लिए क्योंकि मैं फुल स्लीव्स पहन पहन के थक चुकी थी। डीना उससे अपने और एली के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, बताती है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो मैं पहले से जानती थी। एली पूछती है कैसे, पर मैं तो अच्छे से छुपा रही थी। डीना मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, तुम छुपाने में बहुत बुरी हो। फिर वो बताने लगती है कि उसे बचपन से ही पता था कि उसे लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हैं, लेकिन डीना के पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया ये समझने के लिए कि उसे सिर्फ लड़के ही पसंद है। पेरेंट्स के मरने के बाद भी वो जेसी के साथ रहने की बहुत कोशिश की क्योंकि वो अच्छा लड़का है, लेकिन वो तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। और उसके बाद वो एली से मिली और एली उसे बहुत बहादुर लगती है, मगर एली कहती है मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। एली उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला तुम प्रेग्नेंट हो। तब डीना बताती है कि जंगल में जब मुझे उल्टी हुई थी तो वो डेड बॉडी के वजह से नहीं हुआ था, और फिर फार्मेसी में उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है। एली खुश हो जाती है पर कहने लगती है ये बच्चा हमारा और जेसी तीनों का होगा, और क्या मैं बाप बनने वाली हूँ। तभी उन्हें रेडियो से एक न्यूज पता चलती है WLF एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो लोग लेक हिल जा रहे हैं। दोनों तुरंत छत पे आते हैं और दूर में वो लोग WLF और स्कार्स को लड़ते हुए देखते हैं। उन्हें लेक हिल हॉस्पिटल बिल्डिंग नजर आ रहा था और वहीं पर उन्हें WLF की मेंबर नोरा मिलेगी और उसी से पता चलेगा एबी कहाँ है। एली डीना से कहती है तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। डीना मना करती है, कहती है जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे।
हैनराहन और उसके सोल्जर्स हॉस्पिटल में आते हैं और बेसमेंट का दरवाजा वहां पर लॉक था, जिसे वो लोग काफी गौर से देख रहे थे। फिर वो अंदर आकर एक औरत एलिस से मिलती है और उसे कहती है तुम्हारे सोल्जर्स काफी वफादार हैं, उन्हें डर है कि हम तुम्हें मार देंगे। तो एलिस कहती है कि उसके लिए तो आइजैक ही काफी था। हैनराहन बोलती है कि सीमा के पास हमारे और स्कार के बीच में गोलीबारी हुई है, शायद समझौता तोड़ा गया है, उसी से वो लिपट रहा है, इसलिए हमें और भी सोल्जर्स चाहिए होंगे। और वो सोच रहा है कि आखिर तुमने अपने ही लोगों को क्यों मारा। तो एलिस कहने लगती है लियोन को भी, वो मेरा सबसे वफादार सोल्जर था। हैनराहन पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। तो एलिस बताती है कि वो लोग हर बिल्डिंग्स में ज़ॉम्बीज को मार रहे थे और उन्हें अब इसकी आदत हो चुकी थी, तो वो लोग संभाल ही लेते हैं। लेकिन उन्हें हॉस्पिटल के बेसमेंट में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। साल 2003 में पहले कॉर्डिसेप्स से इन्फेक्टेड पेशेंट को लाया गया था। वो बताती है कि उसने अपने सबसे बेस्ट सोल्जर लियोन को हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर भेजा था और वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ दीवारों पर कॉर्डिसेप्स थे। लेकिन कुछ समय के बाद उसने जब मुझे रेडियो किया तो वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, ना वो सांस ले पा रहा था, और वो बस ये कह रहा था कि फंगस हवा में है, और इसीलिए लियोन के कहने पर ही मैंने बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर दिया। अब ये सुनकर हैनराहन भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब उन्हें इन्फेक्टेड होने के लिए ज़ॉम्बीज के काटने की जरूरत नहीं, बल्कि इन्फेक्टेड हवा ही काफी है। वो एलिस से पूछती है क्या कोई जिंदा बचा। एलिस कहती है नहीं। अब वापस से हम दोनों लड़कियों को देखते हैं। एली बिल्डिंग के लाइट ऑन कर देती है और कहती है नीचे बड़े बड़े जनरेटर हैं, नेचुरल गैस से भरे हुए। डीना कुछ कैलकुलेशंस कर रही थी। एली उसे पूछती है क्या तुम हॉस्पिटल जाने का रास्ता ढूंढ रही हो। एली कभी भी स्कूल नहीं गई और उसे ये मैथ कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा, तो वो जगह को एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती है। वो एक बहुत बड़े से ऑडिटोरियम में आती है और वहाँ वो एक गिटार उठाकर बजाने लगती है। डीना आती है और बताती है उसने पता लगा लिया है, और वो बताती है मैप के जरिए कि उन्हें एक बहुत बड़े से बिल्डिंग को क्रॉस करना होगा। एली सोचती है कि आखिर इस बिल्डिंग में है क्या। डीना कहती है शायद कोई रेसिडेंशियल एरिया है या फिर कोई वेयर हाउस। वो समझाती है कि जरूर यहाँ पर इन्फेक्टेड लोग हैं, इसीलिए WLF के लोग इस बिल्डिंग के आसपास पहरेदारी नहीं कर रहे हैं। डीना आगे बताती है कि WLF स्कार्स नाम के ग्रुप से लड़ रहे हैं, जो ज्यादातर बो एंड एरो से ही लड़ाई करते हैं, तरह का रिलीजियस कल्ट है। फिर वो उन्हें आमिश लोगों के बारे में बताती है जो 2003 के समय पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे। वो लोग टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे। खैर इसके बाद वो दोनों लड़कियां निकलती हैं उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए, और एली डीना से पूछती है कि तुमने बच्चे का नाम क्या सोचा। डीना बोलती है लड़की हुई तो एली और लड़का हुआ तो एलाइजा। फिर उन्हें वहां पर कई लोग मरे हुए नजर आते हैं और ये स्कार्स ने किया था। ऊपर लिखा हुआ था फील हर लव। डेड बॉडीज को देखकर डीना फिर से अनकंफर्टेबल फील करती है और बताने लगती है उसके बारे में जिसे वो पहले मारी थी। वो कहने लगती है कि वो अपनी माँ के साथ जंगल में एक घर पे रहती थी और एक दिन वो निकल गई बाहर खेलने, मगर उसके पास बंदूक थी। कुछ समय के बाद घर के अंदर से उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। जब वो अंदर गई तो एक हमलावर उसकी माँ को मार डाला था। बिना वक्त गवाए एक 8 साल की लड़की डीना उस हमलावर को गोली मार देती है, और अब डीना को इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि अगर वो हमलावर को उस समय नहीं मारती तो अपनी वो पूरी जिंदगी उस हमलावर को ढूंढने में ही निकाल देती। अब रात हो जाती है और दोनों WLF के इलाके में पहुंच जाते हैं। वो लोग बड़े बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए सामने दरवाजा खुला हुआ था। चेक करने के लिए एली आगे जाती है क्योंकि वो इन्फेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। डीना एली से कहती है शायद अंदर में हमें ज़ॉम्बीज मिलेंगे, पर ऐसा सिचुएशन नहीं होगा जिसे हमने पहले देखा नहीं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावना था। उन्हें वहाँ पर एक ज़ॉम्बी नजर आता है जो उन्हें देखकर छुप जाता है। डीना हैरान होती है। एली कहती है शायद वो स्मार्ट है, जैसे हमने सुपरमार्केट में देखा था। एली कहती है कि हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए और वो ज़ॉम्बी जिसके भी पीछे आएगा दूसरा पीछे से उसके ऊपर हमला कर देगा। एली डीना से कहती है कि तुम उस गेट के अंदर छुप जाओ और मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं इम्यून हूँ, तुम नहीं। डीना जैसे ही खुद को उस केज में बंद करती है, ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए वहां तक पहुंच जाता है। एली उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाती है, लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। डीना की गोलियां खत्म हो जाती हैं और ज़ॉम्बी जाली तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं। एली भी कुछ नहीं कर पा रही थी और दोनों लड़कियां बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और सारे ज़ॉम्बीज को गोली मार देता है, जिसे देखकर कुछ ज़ॉम्बी डर के भाग भी जाते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाता है और ये तो जैसी है। इसके बाद वो तीनों वहां से निकलते हैं, पर अब वो लोग WLF के नजरों में आ जाते हैं और उन लोगों के बीच में गोलीबारी होती है। तीनों अपनी जान बचा के झाड़ियों में छिप जाते हैं और उन तीनों के पीछे जो पड़े हुए थे वो लोग डर के मारे झाड़ियों के अंदर नहीं आते। उन्हें लगने लगता है कि एक अंदर इन्फेक्टेड हो सकते हैं। खैर ये तीनों आगे बढ़ते हैं और जैसी उन दोनों को बताने लगता है कि वो टॉमी के साथ निकला था एली और डीना को ढूंढने के लिए। स्कार्स वहां पर आ जाते हैं और एक दूसरे से सीटी के जरिए बात करते हैं। वो लोग WLF के सोल्जर को पकड़ लेते हैं और वो सोल्जर भीख मांगता है कि वो WLF
का सारा प्लान उन्हें बता देगा, बस उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन वो लोग उस सोल्जर को मार डालते हैं। इधर फिर से सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है और एक तीर डीना के पैर में जा लगती है। उन्हें समझ आ गया था कि वो तीनों पकड़े गए, इसलिए एली जेसी को डीना को ले जाने को बोलती है। कहती है हम लोग वहीं थिएटर में मिलेंगे। एली वहां से भागने लगती है और स्कार्स एली के पीछे आते हैं, मगर उन्हें आखिर में कोई नजर नहीं आता तो वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एली वहां से भाग जाती है और वो हॉस्पिटल वाले बिल्डिंग के सामने पहुंचती है, जहां WLF की कड़ी पहरेदारी होती है। एक गार्ड का कुत्ता भौंकने लगता है और कुत्ता एक बड़े से छेद के पास आकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अंदर में नोरा होती है जो एक पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। एली अंदर आती है और उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेती है और उसे पूछती है याद है मैं कौन हूँ। नोरा पूछती है तुम्हें चाहिए क्या। एली कहती है एबी कहाँ है, तो नोरा कहती है मुझे नहीं पता, और वो एली को अपने बातों में फंसाने लगती है और फिर वहां से चकमा देकर उसे भागने लगती है और चिल्लाती है घुसपैठिया आ गया है। सोल्जर्स एली पे गोली चलाते हैं, लेकिन आखिर में एली नोरा तक पहुंच जाती है। नोरा जान बचाने के लिए लिफ्ट के ऊपर ही कूद जाती है, मगर वो देखती है कि वो बेसमेंट के करीब पहुंच गई थी, लेकिन वहां से तो उसे दूर रहना चाहिए था। नोरा अपनी जान बचाने के लिए उस बेसमेंट के अंदर चली जाती है। एली भी बेसमेंट के अंदर आती है और दीवारों पर और हवाओं में वो कॉर्डिसेप्स देखती है। अंदर का नजारा तो बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर उसका होश उड़ गया था। कॉर्डिसेप्स के अंदर वो फंसे हुए सोल्जर्स को देखती है और वहां पर लियोन भी था। इलेक्ट्रिक रूम में वो जाती है और उसे वहां नोरा मिलती है, जो कि अब सांस नहीं ले पा रही थी, और वो कहती है कि कॉर्डिसेप्स हवा में है, हम दोनों इन्फेक्ट हो गए हैं, अब हम दोनों मरेंगे। मगर वो जब एली को देखती है तब उसे समझ आता है कि एली इन्फेक्ट नहीं हुई, और तब उसे समझ आता है कि वो जो अफवाह सुनती थी कि एक इम्यून लड़की है वो एली है। नोरा एली को सब कुछ सच सच बता देती है कि जोल हॉस्पिटल में सबको मार डाला था, और उस डॉक्टर को भी जो तुम्हारे खून के जरिए वैक्सीन बना सकता था, और वही डॉक्टर एबी के पिता थे। जोल ने एक निहत्थे डॉक्टर को मारा। एली बंदूक नीचे करती है और उसे पूछती है एबी कहाँ है। नोरा नहीं बताती तो एली उसे बहुत पीटती है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम छोटे जोल और उसके भाई टॉमी को देखते हैं। टॉमी डरा हुआ है, उसने कुछ किया है और उसे उसके पापा से मार पड़ेगी, मगर जोल उसे कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने कमरे में जाओ। जब उनके पापा आते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, जोल बात छुपाने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने ड्रग्स खरीदा था, लेकिन उसके पापा सच जानते हैं कि ड्रग्स टॉमी ने खरीदा और उन लोगों के बीच में लड़ाई भी हुई। वो गुस्से में थे क्योंकि टॉमी को जेल भी हो सकती थी, लेकिन वो अपने बेटे को अच्छे से समझाते हैं ऐसा ना करने, और वो अपने बेटे जोल को अपने पापा के बारे में बताता है कि उसके पापा तो उसे बहुत मारा करते थे, उसका जबड़ा तोड़ देते थे। वो कबूल करता है कि उसने जोल और टॉमी पर हाथ उठाया, लेकिन कभी उन्होंने अपने पिता की तरह अपने बेटों को नहीं पीटा। इसके बाद हम जोल को देखते हैं और ये वो समय है जब वो जिंदा था। वो जैक्सन में रह रहा था। वो बार में जाता है और सेट को ड्रिंक बनाने को बोलता है और उसे बच्चों का खिलौना देता है, और जोल को बदले में कुछ चाहिए, वो भी कल, क्योंकि कल एली का जन्मदिन है। घर पे आके वो गिटार ठीक कर रहा था और टॉमी वहाँ एली को लेकर आता है, और वो गिर गई थी और उसके हाथ में चोट भी लग गया, मगर टॉमी सच बताता है कि एली ने अपने हाथ को जला लिया। तब जाकर एली कबूल करती है कि वो बस हाफ स्लीव्स पहनना चाहती थी ताकि उसका बाइट मार्क किसी को नहीं दिखे। जोल उसे गले लगाता है और कहता है कोई बात नहीं। अगली सुबह एली का 15वां जन्मदिन था और जोल सेट से बोलकर एक केक का जुगाड़ करवाता है, लेकिन उसमें एली की जगह हैप्पी बर्थडे एलाई लिखा हुआ था। लेकिन एली केक खाती है और उसे केक बहुत पसंद आया। जोल एली को गिटार गिफ्ट करता है और एली उनसे कहती है गाना गाकर सुनाने। खैर, अब दोनों को हम जंगल में घूमते हुए देखते हैं और एली कहती है कि वो अब बच्चों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती, अब वो पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा बनना चाहती है। जोल उसे कहता है तुम अभी भी 16 साल की हुई हो, अभी मजे करो। वो लोग एक पार्क के पास पहुंचते हैं और वहां पर एक डायनासोर का स्टैचू था, जिस पर वो बहुत एक्साइटमेंट में चढ़ जाती है और देखती है सामने एक म्यूजियम है। दोनों म्यूजियम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक असली वाला स्पेस शटल रखा हुआ था। एली उसके अंदर जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी। फिर जोल उसे एक ऑडियो कैसेट देता है जिसे एली प्ले करती है और उसमें वो रिकॉर्डिंग था जब असली में ये शटल स्पेस में लॉन्च हुआ था, और उस ऑडियो को सुनकर एली को ऐसा लग रहा था जैसे वो असली में स्पेस में जा रही है और उसे काफी मजा आ रहा था। खैर, अब अगले साल जन्मदिन पे शाम के समय जोल जल्दी घर आता है और एली के लिए वो केक लेकर आया था, लेकिन एली को वो देखता है एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतना कम नहीं था कि एली उस लड़की से अपने जले हुए निशान पर टैटू बनवा रही थी। जोल उस पर चिल्लाता है कि आखिर उसे हो क्या गया है, वो 17 साल की हो गई है और क्या अब वो लड़कियों के साथ सेक्स
फिक्स कर रही है, ये कोई एक्सपेरिमेंट है क्या? एली कहती है ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। जोल गुस्से में बाहर चला जाता है। रात के समय गुस्से में एली गैरेज में शिफ्ट होने का सोच रही थी। जोल उसे समझाता है ऐसा नहीं करने, क्योंकि वहाँ हीटर भी नहीं है और पानी भी नहीं है और बाहर फिलहाल बारिश हो रही है। और वो एली पर चिल्लाता है क्या तुम्हें अभी बात करनी है तो सुन लो, ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ मेरे नियम के हिसाब से चलना होगा। एली कहती है आप इस घर के मालिक नहीं है, ये घर हम दोनों को दिया गया था। जोल उसे कहता है अगर तुम गैरेज में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन 1-2 दिन दे दो, मैं वहाँ की मरम्मत करवा देता हूँ। और वो देखता है एली आजकल कुछ ज्यादा ही पतंगे के ड्राइंग्स बना रही थी। वो इस बारे में अगले दिन गेल से बात करता है तो वो कहती है कि पतंगा मौत को दर्शाता है, जिससे कि वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद एली गैरेज में शिफ्ट हो जाती है। कहानी जाती है 2 साल के बाद, जब एली 19 की हो गई है। जोल उसे फर्स्ट पेट्रोलिंग के लिए ले जाता है और उसे काम करने का तरीका सिखाता है। जोल को पुराने दिनों की याद आती है, लेकिन तभी उन्हें रेडियो आता है यूजीन और एडम को उनकी जरूरत है। वो दोनों उनके सामने ही है, तो जोल को उन तक जाना चाहिए। दोनों बताए हुए लोकेशन तक पहुंचते हैं तो वो एक घोड़े को भागते हुए देखते हैं, जिसमें की एक बॉडी लटकी हुई थी। वो लोग सामने यूजीन को देखते हैं, जिसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था। जोल उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन यूजीन बोलता है मेरे पास 1 घंटा अभी भी है और मैं अपनी पत्नी को गुड बाय कहना चाहता हूँ। जोल मना करता है क्योंकि यह रिस्की है। एली देखती है कि यूजीन का हाथ कांप नहीं रहा और कहती है इनके पास अभी भी समय है, इसे हम गेल से मिलवा सकते हैं, हम फिर से इसे बांध के यही ले आएंगे। जोल आखिर में मान जाता है। यूजीन एक नदी के पास आता है और कहता है ये नजारा बहुत खूबसूरत है, और जोल से कहता है उसे नहीं मारने, क्योंकि वो बस अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। फिर वो कहता है मैं अपनी पत्नी को देख पा रहा हूँ। जोल यूजिन को गोली मार देता है और वो लोग उसके बॉडी को वापस ले जा रहे थे। एली नाराज थी क्योंकि जोल ने वादा किया था कि यूजिन को वो लोग गेल से मिलवाएंगे। जोल उसे समझाता है कि और कोई चारा नहीं था। गेल अपने पति के बॉडी को देखकर रोने लगती है और जोल उसे झूठ कहता है कि तुम्हारे पति तुमसे कहना चाहता था कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। गेल जोल को गले लगा के रोने लगती है। एली से रहा नहीं जाता और वो उस औरत को सच बता देती है कि आपका पति आपसे मिलने के लिए भीख मांग रहा था। जोल ने वादा किया था कि वो वैसा ही करेगा, लेकिन उसने यूजिन को गोली मार दिया। गेल जोल को कहने लगती है अब मुझसे दूर हो जाओ, और वो फूट फूट कर रोने लगती है। और इसीलिए वो पहले जोल से कह रही थी कि वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अब न्यू ईयर पार्टी में टॉमी अपने बेटे को ले जा रहा था सुलाने के लिए, और जोल एली को देखता है डीना के साथ डांस करते हुए। मारिया भी उसके पास बैठी हुई थी और वो उसे कहती है मैंने जो तुमसे रेफ्यूजी वाली बात कही वो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, वो गलत है। सेथ एली और डीना को किस करते हुए देखकर उन पर चिल्लाता है तो जोल सेथ को धक्का दे देता है। एली जोल पर ही गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जोल एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर के सामने बैठकर गिटार बजा रहा था। एली वहाँ आती है लेकिन वो गैरेज में चली जाती है, मगर वो वापस आती है और उनसे कहती है कि आपको सेथ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोल उसे पूछता है क्या अब डीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एली कहती है नहीं, वो बस एक किस था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर यूजिन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो जोल से कहती है कि आपने झूठ बोला और आपने उसे मार डाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर आपने झूठ बोला, और अब मुझे झूठ नहीं सुनना, मुझे बस सच बताइए कि फायरफ्लाइज के साथ क्या हुआ था, और अगर आपने इस बार झूठ बोला तो हमारे बीच जो भी है वो खत्म। वो पूछती है क्या वो डॉक्टर इलाज ढूंढ सकते थे? जोल सिर हिलाकर हाँ कहता है और वो कबूल करता है कि उसने हॉस्पिटल में सभी को मार डाला, मगर वो बोलता है कि इलाज ढूंढने में तुम्हारी जान चली जाती। एली चिल्लाने लगती है तो फिर मुझे मर जाना चाहिए था, अगर मेरी जान जाने से बाकी लोगों की जिंदगी बच जाती है तो फिर मेरे मरने का कोई तो मकसद होता, आपने मुझसे वो भी छीन लिया। जोल इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार तुम कभी नहीं समझ पाओगी। जब तुम्हारा बच्चा होगा तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर बनोगी। एली कहती है मुझे नहीं पता कि मैं आपको माफ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जेसी और डीना को देखते हैं। जेसी डीना के पैर में से उस तीर को निकालने की कोशिश कर रहा था। डीना चिल्लाए जा रही थी, मगर वो उसे कहता है तुम चिल्लाओ मत, घबराओ मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ समय के बाद एली वहाँ पहुंच जाती है और वो डीना को ढूंढने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाती है और देखती है जेसी ने तीर निकाल दिया था और डीना सोई हुई थी। वो जाग जाती है और एली को अपने सामने देखकर मुस्कुराती है। एली पूछती है क्या तुम्हारा बच्चा ठीक है? वो कहती है हाँ वो ठीक है। फिर वो एली के पीठ पर
जख्म के जो निशान है उसे साफ करने लगती है और एली बताती है मुझे नोरा मिली। डीना पूछती है तो एबी कहाँ है। एली कहती है उसने सिर्फ 2 शब्द बोले, वेल और व्हील, और कहती है ऐसा करने के लिए मुझे उसे टॉर्चर करना पड़ा। मैं उसे मारती रही लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डीना पूछती है क्या तुमने उसे मार डाला। एली कहती है नहीं, वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। फिर हिम्मत जुटाकर वो उसे सच बता देती है कि सॉल्ट लेक सिटी में फायरफ्लाइज का हॉस्पिटल था। वहाँ डॉक्टर मेरे खून से इलाज बनाना चाहते थे लेकिन उससे मेरी मौत हो जाती। जोल को ये पता चल गया और उसने मुझे बचाने के लिए हॉस्पिटल में सबको मार डाला और उसने एबी के पिता को भी मार डाला, वही डॉक्टर थे। तब डीना समझ जाती है कि इसीलिए एबी और उसके लोग वहाँ आए थे और वो डीना को इन सब में घसीटने को लेकर माफी मांगती है। डीना कहती है कि हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। अगली सुबह वो लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। एली जेसी से गोलियां लेती है। डीना बाहर आती है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और वो एली के हाथ में अपना ब्रेसलेट बांध देती है गुड लक के लिए। फिर जेसी और एली निकलते हैं टॉमी को ढूंढने, लेकिन जाने से पहले जेसी डीना को समझा देता है बाहर मत आना और अंदर ही रहना। वो दोनों जा रहे थे टॉमी से मिलने जो एक बुक स्टोर में मिलेगा। फिर जेसी बताने लगता है कि कैसे वो 2 दिन से एली और डीना को ढूंढ रहा था और आखिर में वो उसे थिएटर में मिला जहाँ वो दोनों छुपे हुए थे। एली जेसी को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए, मगर जेसी उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब डीना बदल रही है और वो उसे कहता है कि कल डीना बोल रही थी कि वो मर नहीं सकती, यहाँ तक कि वो ड्रिंक भी नहीं पी और इसीलिए उसे लगता है कि डीना प्रेग्नेंट है। एली हैरान होती है और ये देखकर जेसी को यकीन हो जाता है कि सच में डीना प्रेग्नेंट है और वो अब बस किसी तरह डीना को यहाँ से निकालना चाहता है। बारिश होने लगती है तो वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं और वो अभी भी बुक स्टोर से 2 ब्लॉक्स दूर हैं। तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई देने लगती है। एक सोल्जर स्कार पे गोली चला रहा था और वो दोनों छुप जाते हैं और देखते हैं कि 2 WF सोल्जर सेराफाइट को पकड़ के लाते हैं और उसके कपड़े उतार कर उसे घसीट कर वहां से ले जाते हैं। एली को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो लड़के को बचाना चाहती थी लेकिन जेसी उसे रोकता है और उसे कहता है इन लोगों के वजह से मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, हमें अपने रास्ते चलना चाहिए। WLF के ठिकाने पर एलिस आइजैक से कह रही होती है कि सिचुएशंस और भी खराब हो सकते हैं। आइजैक पूछता है एबी की कोई खबर मिली तो वो बताती है अभी तक नहीं मिली, ओवेन और मेल दोनों लापता हैं। एलिस कहती है मगर हमारे पास मैनी है। आइजैक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एबी हमें दूसरी कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर दोनों में झगड़ा हो जाता है तो आइजैक एलिस को समझाता है कि हमारे पास बहुत बड़ी सेना है लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो इस सेना को लीड करने के लिए हमारे पास कोई और सोल्जर है क्या। एबी ही है जो इस आर्मी को संभाल सकती है। एली और जेसी बुक स्टोर पहुंच जाते हैं लेकिन टॉमी वहां पे नहीं था जिससे एली घबराने लगती है, मगर मौसम फिर खराब होने लगता है और जेसी वहां क्लियर कर देता है कि वो डीना से प्यार करता है लेकिन एली की तरह नहीं। फिर वो बताने लगता है कि जैक्सन में एक ग्रुप आया था रहने के लिए और उसमें एक लड़की थी जो पेंटिंग बेचती थी और वो लड़की जेसी को पसंद आई। वो उस लड़की के साथ जा सकता था लेकिन जेसी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे जैक्सन को लीड करना है। तभी उन्हें रेडियो से WLF सोल्जर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उनके 2 लोग मारे गए। जैसी समझ जाती है ये टॉमी ने किया और वो लोग तुरंत समंदर के पास आते हैं जहाँ से उन्हें गोली की आवाज सुनाई दे रही थी। एली को वहाँ पर एक एक्वेरियम नजर आता है जिसमें के वेल बना हुआ था और एक व्हील भी था। तब उसे समझ आता है कि नोरा इस जगह के बारे में उसे बता रही थी। एबी यही है और वो अपना बदला लेना चाहती है। जैसी उसे समझाता है ये सही समय नहीं है और वो कबूल करता है वोटिंग के समय उसने भी ना बोला था क्योंकि उसे लगता है एली जो भी करती है खुद के लिए करती है। ये सुनकर एली गुस्से में उसे ही सुनाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ सबसे होशियार हो, तुम सही हो, बाकी सब गलत। तुमने एक लड़के को मरने दिया बस इसीलिए क्योंकि वो हमारे कम्युनिटी का नहीं था। मैंने अपने लोगों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा, इसीलिए खुद को ऐसा मत समझाओ कि तुम मुझसे बहुत अच्छे हो या तुम बहुत कुछ अलग करते हो। ये सुनकर जेसी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एली अब किसी तरह एबी तक पहुँचना चाहती है लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वहाँ पर आइजैक और कुछ सोल्जर्स को वो देखती है कुछ सामान लोड करते हुए जिसमें के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। उन लोगों के जाने के बाद एली बोट के मदद से उस जगह तक जाने की कोशिश करती है लेकिन लहरें इतनी तेज होती है कि वो पानी में गिर जाती है। वो किनारे तक आती है लेकिन उसे स्कार्स पकड़ लेते हैं। एक औरत उसे मार देने वाली थी। एली चिल्लाते हुए कहती है कि मैं WLF से नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वो लोग एली को फंदे से लटका देते हैं और फिर उन्हें हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो औरत कहती है हम सभी को गाँव वापस लौटना होगा। वो लोग एली को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। खैर एली वहाँ से भागती है और एक्वेरियम पहुँचती है जहाँ के एबी छुपी हुई है। वो बंदूक लेकर अंदर आती है और मेल और ओवेन एक दूसरे से बात कर रहे थे। एली उन पर बंदूक तान देती है और उनसे पूछती है एबी कहाँ है। ओवेन उसे कहता है गोली मत चलाना, मैंने तुम्हें जिंदा रखा था और हमें नहीं पता एबी कहाँ है। एली कहती
है तुम एबी के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है वो कहाँ है। वो 5 तक काउंट करती है और उनसे कहती है मैप में मुझे दिखाओ वो कहाँ है, वरना मैं गोली चला दूंगी। लेकिन ओवेन चालाकी दिखाता है और गोली चलाने वाला था, लेकिन एली उसके गर्दन में गोली मार देती है, मगर गोली मेल के गर्दन को भी छूकर निकल जाती है, जिससे कि उसका भी खून निकलने लगता है। मरने से पहले मेल एली से रिक्वेस्ट करती है उसके बच्चे को बचाने के लिए। मेल प्रेग्नेंट थी। एली घबराने लगती है, कहती है मुझे ये सब करना नहीं आता, और मेल आखिर में दम तोड़ देती है और एली उसके बच्चे को नहीं बचा पाती। फिर वहाँ टॉमी और जेसी आते हैं और एली को वहाँ से ले जाते हैं। वो तीनों वापस थिएटर आते हैं जहाँ डीना उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद टॉमी वापस शहर जाने का प्लान बना रहा था। एली वहाँ पर आती है और टॉमी उसका मन हल्का करने के लिए कहता है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उनका मरना तय था। एली कहती है लेकिन एबी तो अभी भी जिंदा है। टॉमी वहाँ से चला जाता है और एली जेसी से वापस आने के लिए थैंक यू बोलती है। जेसी कहता है कि उसे भी पता है कि अगर वो कहीं फंस जाता तो एली उसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया जला देती। तभी उन्हें बाहर से टॉमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागते हुए बाहर आते हैं तो एबी जेसी को गोली मार के उसे वहीं खत्म कर देती है और वो एली से कहती है हिलना मत, वरना मैं टॉमी को भी गोली मार दूंगी। एली बंदूक गिरा के बाहर आती है और कहती है कि इन्होंने नहीं, मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। और तुमने जोल को क्यों मारा मुझे ये भी पता है, लेकिन जोल ने सभी को मारा मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, बस टॉमी को जाने दो। एबी गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें जिंदा रखा और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और वो एली पर गोली चला देती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। आखिरी सीन में हम फिर से एबी को देखते हैं जो कि सोफे पर सो चुकी थी, और जब वो जागती है तो मैनी उसे बोलता है आइजैक तुमसे मिलना चाहता है। वो बाहर निकलती है तो वो जगह WLF का बेस है सियाटल में, और Day 1 लिखा हुआ था, मतलब कि ये वो दिन है जब एली और डीना सियाटल आए थे। और इसी के साथ द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। सीजन 2 भी ठीक ही था, लेकिन सीजन 1 जितना अच्छा नहीं था। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।